नमस्कार दोस्तों। स्त्री काल के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। रिवर्स टॉक में आज फिर हम एक समसामयिक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। मैं मनोरमा, और आज हम लोग बात करेंगे पिछले दिनों जो खबर आई थी एनसीईआरटी, पिछले दिनों क्या ये कल परसों की खबर है। एनसीईआरटी के सिलेबस में फिर बदलाव की जो बात की जा रही है। मुगल नहीं, सल्तनत नहीं, महाकुंभ, इतिहास का रंग भगवा। और भगवाकरण की ये जो प्रक्रिया है लंबे समय से भाजपा आरएसएस के वैचारिकी का हिस्सा रही है, उनके एजेंडे का हिस्सा रही है, और जब जब मौका मिला है इस पर भाजपा के द्वारा काम किया गया है। अभी की जो ताजा संदर्भ है, अभी हम जिसके कारण इस पर आज फिर बात कर रहे हैं, वो है एनसीईआरटी ने कक्षा 7 की नई इतिहास पाठ्य पुस्तकों से मुगलों और दिल्ली सल्तनत से जुड़े सभी संदर्भ हटा लिए हैं, उनका उल्लेख हटा लिया है। कक्षा 7 की किताबों में इतिहास की जगह अब भारतीय राजवंशों के बारे में पढ़ाया जाएगा, सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में पढ़ाया जाएगा, मेक इन इंडिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे ये जो इस तरह के जो सरकारी कार्यक्रम मोदी सरकार के दौरान शुरू किए गए, इनके बारे में सरकार की जो शुरुआत है, पहल है, इनिशिएटिव है, उसको शामिल किया गया है। तो और ये जो बदलाव नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी जिसको बोलते हैं 2023 की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, जिसको एनसीएफएसई, इसके अनुरूप किया गया है, ये कहा जा रहा है। तो इसमें और ये जो है, ये जो नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है, इसमें भारत स्कूली शिक्षा में भारतीय दर्शन और स्थानीय संदर्भों को प्रमुखता देने पर बात की गई। मतलब कि ये उसका फोकस है कि इसमें इन्हीं पर जोर दिया जाएगा, और इसी के तहत ये बदलाव को किए जाने की बात की जा रही है। जो एनसीईआरटी के अधिकारी हैं, उनके अनुसार जो अधिकारी कह रहे हैं कि किताबों का पहला भाग है ये, और शेष सामग्री अगले चरण में सामने आएगी। यानी कि अभी जो हम खबरों में है कि मुगल और जो सल्तनत का हिस्सा है वो अभी सिर्फ पहली चरण की बात है। आगे और भी जो चीज हटेगा उसके बारे में हमें बताया जाएगा या वो आएगी। तो सवाल ये होता है कि इतिहास की पुस्तकों से सही इतिहास गायब कर देने से क्या सच में सब कुछ गायब हो जाएगा? तब जबकि अब जो है सूचना का लोकतांत्रिककरण हो चुका है, एक तरह से इंटरनेट ने ये किया है, सूचनाएं तमाम हैं, और आप बहुत कुछ उससे इतर जाकर सर्वसुलभ है, आप तुरंत अपने, और अब तो और चैट जीपीटी है, गोर्क है, आप उनसे भी जो एआई का नया वो आया है, आप उसमें किसी भी तरह के डाउट पर आप पूछ सकते हैं। कम से कम आपको रेफरेंस तरह तरह के मिल जाएंगे, और आप जो है उन डाउट के आधार पर आगे अपनी समझ जो है उसके हिसाब से आगे और पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये तमाम चीजें भी जो है वो साथ साथ है। और दूसरी ये बात भी है कि क्या डिस्कनेक्टेड इतिहास पढ़ाकर देश के जो भावी पीढ़ी है उसके साथ बहुत बड़ा मजाक और खिलवाड़ ये क्या सरकार नहीं कर रही है? क्या आप जो है वो इतिहास है, इतिहास का हिस्सा है लेकिन उसको किताबों में पढ़ाया नहीं जाएगा। यानी कि साफ साफ दिख रहा है सरकार शिक्षा को अपना प्रचार तंत्र की तरह से इस्तेमाल करके काम कर रही है, और जो है पाठ्य पुस्तक जो है एनसीईआरटी जिसको तैयार कर रहा है या वो कर रहा है, वो ये मतलब ऐसा लग रहा है कि पाठ्य पुस्तक की जगह बीजेपी का घोषणा पत्र हो, और इतिहास की किताबें जो है वो देश दुनिया की समझ बढ़ाने और ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि सरकारी नारों और जो मौजूदा सत्ता की जो भी वैचारिकी है उसकी विज्ञापन पुस्तिका हो। और ये भी देखिए, ये नहीं है कि अभी ये हुआ है, इससे पहले 1998 2094 के दौरान जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी, तब उनकी बहुत सारी नीतियों में एक इस पर भी फोकस था, सिलेबस की सफाई यानी सिलेबस क्लिनजिंग। और इसके दौरान फिर से वही राष्ट्रवाद और ये सारा कुछ वैदिक जो है ज्ञान है और संस्कृति, इन सब चीजों को शामिल किया गया था। लेकिन फिर 2004 से 2014 में जब यूपीए की सरकार रही, तो सिलेबस को फिर से जो पलट दिया गया, जो वाजपेयी के दौरान किया गया था, और धर्मनिरपेक्ष और बहुलतावादी पाठ्यक्रम जो उसके पहले भी पाठ्यक्रम का हिस्सा था, उसको फिर से बहाल किया गया।
लेकिन फिर 2014-2020 मोदी इस दौरान में उन्होंने फिर से फोकस भारतीयता और राष्ट्रवाद इस पर फोकस किया, और मुगल और इस्लामी आक्रमण और इन सब का जो है उस संदर्भ को उसमें सीमित किया गया। और सबसे ज्यादा जो उल्लेखनीय है यहाँ पर वो है कोविड के दौरान जो 2020-21 में हुआ था, तो एनसीईआरटी ने कहा था कि जो है कैरिकुलम को थोड़ा रैशनलाइजेशन किया जाएगा, पाठ्यक्रम ज्यादा है और छात्रों पर बोझ, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी तो बोझ कम करने के लिए उसको थोड़ा रैशनलाइज किया जाएगा और कुछ पाठ्यक्रम हटाए जाएंगे। पर ये देखिए कि हटाने के नाम पर किसको हटाया गया, खास तौर पर समाजशास्त्र, इतिहास और नागरिक शास्त्र, राजनीति विज्ञान, इन तीनों को ज्यादा, यानी मानविकी के ये तीन विषय जो कि एक प्रबुद्ध नागरिक बनाने का काम करते हैं, उनको टारगेट किया गया और उन चैप्टर्स को हटाया गया जो कि फिर मैंने कहा भाजपा संघ की वैचारिकी और की उनकी दीर्घकालीन राजनीतिक एजेंडा का हिस्सा थे। इसलिए आप देखेंगे कोविड के नाम पर मुगल काल, दिल्ली सल्तनत, लोकतंत्र के संघर्ष, नागरिक अधिकार आंदोलन जो है उन सबको हटाया गया। यहां तक कि जो भारतीय राजनीति का सच जानने के लिए अयोध्या विवाद, गुजरात दंगे, इन जैसे चैप्टर को भी हटाया गया, समकालीन राजनीति के बारे में छात्रों को जिससे जानकारी मिलती थी। तो ये, और उसकी जगह पे वैदिक गणित, प्राचीन विज्ञान, भारतीय ज्ञान परंपरा, इस पर जोर दिया गया। और जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसका फोकस ही इसी सब पर है, जिसको कि मोदी सरकार के दौर में लागू किया गया, और ये उसका एक्सटेंशन है अभी जो एनसीईआरटी की बात करें। तो आज हम इन्हीं सारे सवालों पर चर्चा करेंगे। बहुत गंभीर सवाल है और एक पूरी पीढ़ी के जो है उनकी जो समझ, उनको प्रभावित करने का जो है ये एक शुरुआत है सरकार के द्वारा, और उनको एक खास सांचे में ढालने की भी कोशिश है पाठ्यक्रम के मार्फत। तो हम इन्हीं सब सवालों पर बात करने जा रहे हैं। हम अपने मेहमानों को स्क्रीन पर ले आते हैं। हमारे साथ संजीव चंदन जुड़ रहे हैं, स्त्रीकाल के संपादक। हमारे साथ प्रोफेसर कालीचरण स्नेही सर हैं, राजनीतिक चिंतक और राजनीतिक विश्लेषक, टिप्पणीकार, लेखक। हमारे साथ हेमंत कुमार जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक टिप्पणीकार, विश्लेषक। और हमारे साथ ही विनय ठाकुर जुड़े, स्त्रीकाल के साथी संपादक, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज सबसे पहले कालीचंद स्नेही सर आपके पास आते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सिलसिलेवार तरीके से बताया, लॉन्ग टर्म एजेंडे का हिस्सा है। वाजपेयी ने भी इसकी कोशिश की थी, फिर पलटा यूपीए सरकार ने, और फिर 2014 से मोदी लगातार लगे हुए हैं। और कोविड के दौरान खास तौर पर उन्हीं चैप्टरों को टारगेट किया गया जिससे एक प्रबुद्ध नागरिक, एक तार्किक समझ वाले नागरिक जो है वो बनते हैं। और स्कूली शिक्षा इसमें बहुत अहम भूमिका निभाता है। अब जो घोषणा हुई है उसको आप किस तरह से ले रहे हैं? एनसीईआरटी का जो ये अभी का जो है अभी की जी, आपने बहुत मौजूद विषय पर ये चर्चा रखी है, परिचर्चा रखी है। जरूरी भी है कि हम देखें कि सरकार का रुझान, सरकार की मंशा और सरकार का उद्देश्य क्या है। असल में हम सब समझते ही हैं इस चीज को कि इतिहास से बहुत डर है। भाजपा को या आरएसएस को इतिहास से बड़ा डर लगता है, क्योंकि इतिहास में उनके जो कुछ उनके हिस्से है वो बहुत कुछ उल्लेखनीय नहीं है। वो जो है उनके उसमें नहीं जाता है, उनके पक्ष में नहीं जाता है। उनके पक्ष में जाते हैं पुराण साहित्य जो काल्पनिक है, धर्मशास्त्र जो मनमाने ढंग से लिखा गया है, वो उनके हिस्से जाता है। अब देखिए, विज्ञान में तो ये परिवर्तन कर नहीं सकते हैं, यूनिवर्स जो है सच्चाई है, उसको ये कहाँ ले जाएंगे कुछ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खासकर जैसे आपने कहा कि राजनीति विज्ञान है, नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र और इतिहास, इनको ये प्राइमरी स्टेज पर रोक देना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने अपनी ओपनिंग टिप्पणी में कि हम ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो मजाक का हिस्सा बनेगी। मतलब आगे आने वाले समय में वो किसी के साथ डिस्कस और डिस्कोर्स कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि जब उसको आधा अधूरा का एक पक्ष ही बताया जाएगा
कि सारी ज्ञान परंपरा, सारी विरासत केवल यहीं से है और यही इसके ईजाद करता है, और सब पुराण आधारित, कल्पना आधारित जो साहित्य है वही इतिहास है। ये इतिहास को, ये अपना इतिहास पुराणों में खोजते हैं, अपना इतिहास धर्म शास्त्रों में खोजते हैं, जो कल्पना के आधार पर लिखा गया है और उनके अपने हित में लिखा गया है, उसको तो ये परोसते हैं इतिहास की तरह। यही कारण है कि रामायण और महाभारत को इतिहास की, जो कि महाकाव्य हैं, संस्कृत साहित्य के बहुत बड़े महाकाव्य हैं, और उसकी उपजीव्य सामग्री हिंदी में भी महाकाव्य आधारित आई है, उसको ये परोसते हैं इतिहास की तरह। और इतिहास को क्या करें, इतिहास को हटाएं। तो ये जो ये सिलसिला है इनका, ये हमेशा चलता रहेगा। और इसको हमें, चूंकि अब ये देश का चुनाव है कि हमने जब ऐसी सरकार चुनी है, देशवासियों ने इस तरह का उनको जनादेश दिया है, तो ये भुगतना ही पड़ेगा नागरिकों को और भावी पीढ़ी को। अब इसके लिए क्या किया जा सकता है? हाँ, ये है कि इसका मुखर विरोध जो विपक्ष है उसके अलावा नागरिकों द्वारा किया जाना चाहिए। यदि नागरिक जो है इसका विरोध नहीं करते हैं, जिनके बच्चे तैयार होना है, तो वो क्या करेंगे फिर बताइए? उनको बताया ही नहीं जाएगा क्या है। माना कि आप मुगल सल्तनत या मुगल काल और सल्तनत काल ये सब आप नदारद कर देंगे, तो फिर कहाँ तुम्हारा जो, जिसको तुम नायक बना रहे हो, उनको कहाँ से खड़ा करोगे? वो किसके विरुद्ध खड़ा करोगे? किससे लड़े? महाराणा प्रताप किससे लड़े? हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ? तानसेन गवैया जो है किसके दरबार में था? ये बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब बड़ी बड़ी लोग पूछेंगे कि भाई जब तुलसीदास गोस्वामी जी या गोस्वामी तुलसीदास जी जब लिख रहे थे, रामचरितमानस का गढ़न कर रहे थे, रचना कर रहे थे, वो किसका शासनकाल था? क्या करेंगे? राम राज्य की परिकल्पना पर आधारित जो महाकाव्य है उसको तो आप बताएंगे, तो ये तो नहीं कह सकते हैं कि भाई वो भारतीय किसी राजा का राज्य था या उस तरह का था। करेंगे माने एक कच्ची समझ, अधूरी समझ, ये एक तरह से बचकानी हरकत है। इतिहास के साथ छेड़खानी नहीं करना चाहिए। भाई फिर तो आप ये भी कर दीजिए कल के दिन कि जाकर के जो आपके जो अंग्रेज भी तो इसी हिस्से में रहे हैं। मैंने अंग्रेजों के इतिहास को हटा दीजिए। बिल्कुल। आप बिल्कुल ना कहिए कि हम कभी किसी के गुलाम रहे। आप कहिए हम तो स्वाधीन रहे, हम किसी के अधीन नहीं रहे। तो क्या करें? मतलब हम क्या कर रहे हैं? मतलब ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि यद्यपि सरकारें बदलती रही इस देश में, लेकिन जो ये सरकार है ये तो हर स्तर पर अपना बचकानापन लाती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लगता है जैसे भाजपा का एजेंडा हो, भाजपा का घोषणा पत्र हो, और भाजपा का सरकारी जो तंत्र है, जो सरकारी उपलब्धियां हैं उनको गिनाना है। तो ये तो इतिहास नहीं है। और सबसे बढ़िया की बात यह है मनोरमा जी कि जो इनका वर्तमान है, जो वर्तमान में ये कर रहे हैं, ये भी कल इतिहास बनेगा। ये भी उज्जवल नहीं है। इसको भी इनकी आने वाली पीढ़ी कैसे दिखाएगी? मतलब बड़ी मुसीबत है कि मतलब क्या दिखाएंगे 100 साल बाद? ये तो नहीं कि ये कालजयी है इसी तरह से बने रहेंगे। 100 साल बाद जब डिबेट होगी और मोदी जी का काल, योगी जी का काल, आदि इन सबका जो ये कार्यकाल है, जैसे वाजपेयी जी का इतिहास का हिस्सा बन गया, हम उनको हम करते हैं, विश्वास करते हैं। 100 साल बाद क्या बताएंगे अपने बच्चों को कि भाई इस तरह की भी सरकार थी, भारत के ताने बाने को खंड खंड। ये महत्वपूर्ण है कि यूपीए सरकार जब वापस आई तो उसने फिर धर्मनिरपेक्षता और बहुलतावादी जो इस देश की उसको फिर से बहाल कर दिया, बहाल कर दिया। अब देखिए जैसे नेहरू को कोसते हैं, अरे भाई आधुनिक भारत बनाने में तुम तब क्या कर रहे थे? इनका रोल क्या था? ये संविधान की प्रतियां जला रहे थे, संविधान निर्माता बाबा साहब के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, उनके पुतले फूंक रहे थे। ये सब दर्ज है, क्या करोगे? तो ये बड़ी मुसीबत का काल है इनके लिए। ये जो इनका वर्तमान है ये भी जब अतीत बनेगा ये भी बहुत भयावह होगा। इनके आने वाली पीढ़ियां जो होंगी उस जमाने में वो बहुत शर्मसार होंगी, वो बहुत शर्मसार होंगी। इतिहास के कूड़ेदान में की बात बार बार की जाती है। हेमंत सर के पास आते हैं। हेमंत सर, बार बार देखिए कहा जाता है वामपंथियों के प्रभाव का इल्जाम लगाया जाता है कांग्रेस के द्वारा जिस पाठ्यक्रम को पढ़ाया गया। तो ठीक है, आप बहुत बहुत, और ये कहा जाता है, हेमंत सर आप सुन रहे हैं, मैं आपके पास सवाल लेकर आ रही हूँ। हाँ, कहीं और वो बात कर रहे लग रहा है। हेमंत सर आप सुन रहे हैं, मैं आपके पास सवाल लेकर आ रही हूँ।
जी बोलिए। हाँ, मैं आपके पास सवाल लेकर आ रही हूँ। बार बार देखिए इल्जाम लगाया जाता है कांग्रेस के समय में जो है कि वामपंथियों का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा और वामपंथ के दृष्टिकोण से इतिहास पढ़ाया जाता है। तो इसमें बहुत सारे पक्षों की अनदेखी की भी बात की जाती है। तो अभी जो भाजपा के द्वारा किया जा रहा है, एक तो पहले वो इल्जाम, क्या वो गलत इतिहास है? क्या वामपंथ ने कोई एजेंडा आधारित सिलेबस तैयार किया था कांग्रेस के रेजिम में, अगर उसका प्रभाव था तो? और अगर जोड़ा ही, अगर उसमें मान लीजिए सुधार करते तो जो जो छूटा था, अब एक अम्बेडकरवादी धारा भी है और बहुत जो वंचितों शोषितों का इतिहास है, उसको उस प्रमुखता से नहीं दिया गया था। जैसे हम लोग बहुत सारे नायक जिनके बारे में अब जान रहे, चाहे वो फूले हो, चाहे वो ढेर सारे साहू जी महाराज हो, कई जो बड़े चेंज हमारे समाज में आए उसके जो जनक रहे थे, उनके बारे में तो उनको जोड़ा जाना, आपको क्या लग रहा है कि ये ज्यादा सही होता या भाजपा ये जो कर रही है ये? और कितना क्या गलत गलत पढ़ाया जा रहा था जो वो हम अब तक पढ़ते रहे थे कांग्रेस के रिजीम में, वामपंथ के द्वारा जो इतिहास प्रेरित इतिहास था, वो क्या इतिहास, समाज शास्त्र, जो भी नागरिक शास्त्र, वो गलत था? धन्यवाद मनोरमा। ये एक चीज गौर करने वाली है कि एक ही दौर में दो चीजें हो रही है। एक है कि आपने देखा कि जो जो फूले पर जो फिल्म आई, उस फिल्म हाँ, के प्रदर्शन पर लगाया गया, और ये उस फिल्म के बहुत सारे दृश्यों को काटने के लिए, संवाद को हटाने के लिए दबाव डाला गया। और वो क्या था? वो दृश्य यह था कि जब सावित्रीबाई फूले महिलाओं की शिक्षा के लिए काम कर रही थी, जब वो विद्यालय जा रही थी, तो उनको रोकने के लिए तमाम कोशिशें हुई, और वो कोशिशें किन लोगों से हुई? तो वो ब्राह्मणों की ओर से हुई, सीधा सीधी। और उसको बीच बीच में हम उसको ब्राह्मणवाद कह करके इधर उधर नहीं ले जाना चाहते, सीधा कहना चाहते हैं ब्राह्मणों की ओर से इसका विरोध हुआ, तीखा विरोध हुआ। उस फिल्म में जब इस बात को फिल्माया गया, और ये कोई नहीं, पहले नहीं, पहली बार नहीं हुआ था, इसके पहले भी उस पर जो फिल्में बनी है, चाहे भारत एक खोज जो धारावाहिक है, उसमें ये दृश्य है। उसमें भी उनके साथ जो ये जोड़ जुर्म हुआ है उसको फिल्माया गया। तो उसको रोका जाना, और दूसरे एनसीईआरटी की किताबों से दिल्ली सल्तनत के अलग अलग राजवंशों को पाठ्यक्रम से निकाल देना, मुगलों के बारे में बहुत सारी जानकारियों को निकाल देना, ये क्या बताता है? ये आप किताब नहीं पढ़ा रहे हैं, आप नफरत और घृणा पढ़ा रहे हैं। आप इतिहास के पूरे कालखंड को हटा देना चाहते हैं। तो ये कौन सी पढ़ाई है ये? क्या आपके किताबों से उसको हटा देने से वो कालखंड खत्म हो जाएगा? मुगल वंश खत्म हो जाएगा? दिल्ली सल्तनत का जो काल था वो क्या खत्म हो जाएगा? उनका आप अपने पाठ्यक्रम से उसको हटा देंगे। आज जो ग्लोबल दुनिया है, उसमें कहाँ कहाँ से आप हटाएंगे उसको? हाँ, लेकिन मकसद आपका ये है कि आप इस देश में क्या चाहते हैं? आप इस देश में चाहते हैं कि एक ऐसा नागरिक बनाना जो नागरिक तो बिल्कुल ही नहीं हो, वो प्रजा हो, और वो बिल्कुल गुलाम, मानसिक तौर पर गुलाम हो। किस तरह की गुलामी की जंजीरें पहना रहे हैं आप? तो आज के दौर में उसके पांव और हाथ में बेरिया नहीं पहनाएंगे, लेकिन उसके मन मस्तिष्क को आप एक तरह से बेरियों में जकड़ना चाहते हैं, उसको खोलने नहीं देना चाहते हैं। तो एक जो आजाद मनुष्य की जो कल्पना है, उस कल्पना की हत्या करना चाहते हैं ये, कि नहीं, ये जो लोग हैं हमारे देश के, उसका जो बहुसंख्यक हिस्सा है, उस हिस्से को गुलाम बनाकर रखना है, उसको मानसिक तौर पर गुलाम बनाकर रखना है, उसको वैज्ञानिक चेतना से संपन्न नहीं होने देना है, उसको अंधविश्वास और पाखंडी बनाकर रखना है, उसको अपने जहालत के लिए अपनी सरकार पर कोई उंगली उठाने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद को कोसना है कि ये हमारी किस्मत ही ऐसी है कि हम गरीबी और जहालत की जिंदगी जी रहे हैं। हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारी गरीबी, हमारा पिछड़ापन, इन तमाम चीजों का दोष आप जो सामाजिक ताना बाना जो है, समाज में जो भेदभाव है, जो उत्पीड़न है, और वो भारत जैसे समाज में जाति आधारित उत्पीड़न है, जिसमें ब्राह्मणवाद इसमें बैठा हुआ है, उसको आप नहीं पढ़ाना चाहते हैं। तो आप यही सब पढ़ाना चाहेंगे
कि आप कुंभ पढ़ाएंगे, लेकिन कुंभ में जो भगदड़ हुई, कुंभ में जो अव्यवस्था हुई, सरकार की जो नाकामी थी, उसको आप नहीं पढ़ाएंगे। उसको सिर्फ महिमा मंडन आपको करना है कि ये हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा है। उसमें और भगदड़ में थी, भगदड़ में जो लोग मरे उनको नहीं पढ़ाएंगे, कितने लोग गायब हुए, लाशें नहीं मिली, ये नहीं पढ़ाएंगे। उसके उसके पढ़ाएंगे तो ऐसे मैनेजमेंट, पढ़ाएंगे। बिल्कुल उसको उनको पढ़ाना है कि देखो ये हमारी परंपरा इतनी ये महान है कि लोग नहा स्नान करने के, पवित्र स्नान करने के लिए लोग अपनी जान दे देते हैं। उसको उसका महिमा मंडन करना है, और सरकारों का के ऊपर किसी तरह का दोषारोपण नहीं करना है। तो एक मैं बार बार कहता हूं कि ये लोग खुद को राजा की तरह और देश की जनता को प्रजा की तरह देखते हैं। इनको एक ऐसा समाज नहीं चाहिए, नागरिक समाज नहीं चाहिए, इनको सिविल सोसाइटी नहीं चाहिए, इनको एक प्रजा माइंडसेट वाला समाज चाहिए, जो सिर्फ राजा के हुक्म की को माने, उस पर अमल करे। तो ये एनसीईआरटी की किताबों में जो कुछ बदलाव हो रहा है, उस बदलाव, आप बताइए कि पूरी पीढ़ी को आप चाहते हैं कि वो इतिहास के कालखंड को नहीं पढ़े, ये क्या है? आप इसी वक्त में जब पहलगाम में हमला हुआ और आपने ये प्रचार करवाया पूरे देश में कि जाति पर ये नाम पूछ कर, ये धर्म पूछ करके गोली मारी, अगर आप सचमुच न्याय करने वाले होते, अगर आप न्याय प्रिय होते, तो आप कहते कि जिस किसी ने जाति धर्म पूछ करके मारा हो, लेकिन हम तो धर्म और जाति पूछ करके न्याय नहीं करते, हम सबको सबके साथ सबको समान नजर से देखते हैं। और आपको ऐसे लोगों को, जो लोग नैरेटिव फैला रहे थे, उनको रोकने के लिए आगे आना चाहिए था, लेकिन आपने इस नैरेटिव को और अधिक प्रचारित होने दिया, और बल्कि अपने प्रचार तंत्र के जरिए आपने इसको फैलाया। तो अब मैं सबको कोरिलेट कर, आप टाइमिंग को देखिए, इन घटनाओं को देखिए, सबको कोरिलेट करके देखिए। एक तरफ आप इतिहास का एक कालखंड जो है गायब कर देना चाहते हैं, तो पढ़ाना नहीं चाहते हैं, दूसरी तरफ आप नफरत की पूरा एक पैकेज लेकर के आते हैं, जिसमें आप कहते हैं कि ये धर्म पूछ करके मारते हैं, जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं उनको देशद्रोही कह रहे हैं, नेहा सिंह राठौर पर मुकदमे किए गए। तो ये डराने के लिए, इतिहास से मिटाने के लिए, और आपको पूंगा पंडित बनाने के लिए। और पूंगा पंडित किसको बनाएंगे? जो संपन्न तबका है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसका बच्चा वो पाठ्यक्रम नहीं पढ़ेगा, और उसको क्या पढ़ना है उसको सब पता है। ये उन लोगों को पूंगा पंडित बनाना है जिनके लिए शिक्षा अभी जरूरत है, जिसको शिक्षित करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर चिंतित थे। इस समाज को शिक्षा ग्रहण करना जरूरी है, इसको संगठित होना जरूरी है, इसको संघर्ष करने के लिए आगे बढ़ना जरूरी है इसका। तो उस तबके की शिक्षा रोकनी है, उस तबके की यूनिटी रोकनी है, उस तबके की संघर्ष की ताकत को रोकना है। ये उनका डर ये है कि यह जो तबका है, जो हमसे सवाल करता है हिस्सेदारी की, दावेदारी की, जो प्रतिनिधि संस्थाओं में अपनी जगह देखता है, जो राजनीतिक भागीदारी का सवाल करता है, जो वोट करने के लिए आगे बढ़ करके आता है, यह जो चेतना है उसके भीतर में कि जो राज समाज चलाने में हमारी भी भागीदारी होनी चाहिए, आप वो तबका आपको पहली नजर में लगेगा कि वो अनपढ़ है, वो शिक्षा उसके भीतर कम है, लेकिन उसमें यह जागरूकता आई है कि वोट देने से सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। और इसलिए सबसे ज्यादा वोट करने कौन लोग जाता है? सबसे ज्यादा वोट करने के लिए सबसे पढ़े लिखे लोग नहीं जाते हैं, वो उस दिन पिकनिक मनाते हैं। कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा वोट करने के लिए जाते हैं, ज्यादा टर्नआउट उनका होता है। तो इनकी चिंता है कि इन लोगों को रोकना है, इन लोगों को मूर्ख मगज बनाना है। और ये सारे लोग, और ऐसे दौर में आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही है जिसको एक आधुनिक नागरिक किस तरह का होना चाहिए। वो अपनी सज और धज के अलावा अपने विचारों में भी आधुनिक होना चाहिए, जो सभी धर्मों का सम्मान करे, जो दुनिया को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखे। देखिए आज अगर देखेंगे आप, मीडिया में की मैं बात करता हूँ, मीडिया के एक बड़े हिस्से में आप जाइएगा, दिल्ली से लेकर के पटना तक सब जगह, अब बड़े बड़े ऐसे लोग पत्रकारों की श्रेणी में आए हैं जो इतनी बड़ी बड़ी और इतनी मोटी मोटी शिखा रखते हैं, इतना बड़ा चंदन लगा करके आते हैं।
किसी किसी रूप में वो पत्रकार नहीं लगते हैं। वो कभी कभी वो डाकू की तरह दिखाई देते हैं, कभी हाथों कभी में वो कलावा होता है, हाथों में कलावा होता है। कभी कभी वो ठग दिखाई देते हैं। वो कोई पत्रकार तो किसी नजर से नहीं दिखाई देते हैं। और ऐसे लोग आकर के आसन जमा, ऐसे लोग बड़े मीडिया संस्थानों में दिखाई दे जाते हैं, ऐसे लोग पुलिस में दिखाई देते हैं। आप बताइए कि गुप्तेश्वर पांडे जी यहाँ पर डीजीपी थे बिहार में, इतनी मोटी शिखा, इतनी लंबी शिखा वो रखते थे। आज मैंने उन्होंने पूरी पुलिस सेवा में रखी, उनकी उनकी शिखा किसी ने कटवाई नहीं। ये आपके सर्विस कोड के खिलाफ है। आप क्यों इस तरह से रख रहे हैं? आप और ये वही उनकी सरकार है, ये वही सरकार है जो बार बार हिजाब पे सवाल करती है। हिजाब बल्कि अभी मैं करवाने इसलिए ये बात कह रहा हूँ, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि आप किस तरह का नागरिक बनाना चाहते हैं, आप क्या किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं। जो मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो लोग जो नैरेटिव खड़ा करते हैं, जैसे कि एक उदाहरण, डीजीपी का बहुत ये कम अहमियत वाला पद नहीं होता है। वह व्यक्ति जब रिटायर होता है तो कथावाचक हो जाता है। वह व्यक्ति सनातन के पक्ष में ये तकरीर करता है। वह व्यक्ति जो जाति और वर्ण व्यवस्था के पक्ष में तकरीर करता है। आप समझिए कि जब सर्विस में रहा होगा तो कैसा न्याय किया होगा उसने। जी बिल्कुल। तो ऐसे तो ये जो इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ किया जा रहा है, उसके मकसद में यही है, उसकी मंशा की उसके पीछे जो छुपी हुई जो मंशा है, वो यही मंशा है कि आपको एक मूढ़ मगज समाज बनाना है। और मूढ़ मगज समाज कौन बनेगा? वो वही जो बाबा साहब का समाज है, जो फुले का समाज है, सावित्रीबाई फुले का, ज्योतिबा फुले का समाज है, पेरियार का समाज है। ये उस समाज को चाहते हैं कि मूढ़ मगज बनाया जाए, क्योंकि उसको पढ़ना जरूरी है। बाकी लोगों के लिए तो पढ़ाई का एक अलग इंतजाम है, एक अलग सिस्टम है। उनके बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं। जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो संसाधनों पर काबिज हैं, जो अर्थ के तमाम तरह के स्रोतों पर काबिज है, ज्ञान परंपरा पर उनका कब्जा है, तो ऐसे लोगों के लिए कोई चिंता नहीं है। उनको कोई मतलब नहीं। एनसीईआरटी की किताब तो फूंक दो, नहीं पढ़ाओ। अब बताइए कि अगर ये जो पढ़ा रहे हैं तो नहीं पढ़ाए, कोई दिक्कत नहीं। ये कह दिया जाए कि भाई आप पढ़ने की जरूरत नहीं है, किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पंडित जी से घर में कथा वाचा सत्यनारायण कथा करवा लो, और साल में एक आध बार ये रुद्राभिषेक कराओ, और उसके बाद सर्टिफिकेट लेने के लिए आ जाना। इसको ये चाहे घर पर सर्टिफिकेट भेज दिया जाएगा आपको। ये भी आप कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा और ये चिंतन परंपरा और अपनी प्राचीन परंपरा में ये सब है। आप करवाते रहिए रात दिन। कल आज हनुमान आराधना करवाइए, कल सरस्वती पूजा करवाइए, कल दूसरे दिन सत्यनारायण कथा करवाइए, रुद्राभिषेक करवाइए। उसके बाद कहिए कि अब साल में एक पाठ्यक्रम हुआ कांवड़ ढोने का। कांवड़ लेकर के जो जितनी तेजी से जाएगा उसको उतना ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड मिलेगा। जो सबसे तेज पहुंचेगा यहाँ से बाबा धाम, उसको ए ग्रेड, और उसके बाद जो बी ग्रेड, इस तरह का। तो आप इस तरह की व्यवस्था कर सकते हैं। ये चाहते हैं कि यही पढ़ाई हो और लोगों को सर्टिफिकेट दे दिया जाए। आप यही कर लीजिए। आप क्या जरूरत है इस तरह की पढ़ाई कराने की? आप करवाते रहिए यही सब। तो ये मूलतः ये मूढ़ मगज समाज बनाना चाहते हैं, और इस दिशा में बहुत सारा काम इन्होंने किया है। जो कुछ आप देखिए कि पूरे देश में इस तरह खास करके हिंदी पट्टी के राज्यों में इनका पूरा काम किया है। सभी जगह पर कलश यात्राएं निकलवाना, सभी जगह पर हनुमान आराधना करवाना, पैसा देते हैं ये लोग। पैसा जो मैं कहता हूँ, जो क्रॉनिक कैपिटल जो लगा हुआ है इसमें कम्युनलिज्म के साथ में, व्यवस्था है एक तरह से, वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो पैसा इसी तरह में जा रहा है। जो लोगों को तलवार मुहैया कराता है, भाले मुहैया करवाता है, त्रिशूल मुहैया करवाता है, डीजे का खर्चा उठाता है, और उसको लेकर के आप घूमिए। आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप डीजे लेकर घूमिए, रामनवमी में दंगा फसाद कीजिए, किसी के दरवाजे पर, किसी के मस्जिद में, किसी के ईदगाह में जाकर के वहां पर डांस कीजिए, उनकी माँ बहन को गालियां दीजिए। ये पाठ्यक्रम है इनका। असली पाठ्यक्रम इनका ये है। बाकी का तो इतिहास से इनको नफरत है। उस इतिहास को ये मिटाना चाहते हैं। इस देश में कई सल्तनत आए, कई साम्राज्यों का यहाँ पर विलय हुआ, और सबने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने अपने ढंग से काम किया। राजा रजवाड़े का जो तौर तरीका था वो तौर तरीका था। आधुनिक भारत में जो कुछ हुआ, वो आधुनिक भारत ने अपना रास्ता अलग ढंग से तय किया। लेकिन ये चाहते हैं कि इतिहास को मोड़ करके पीछे ले जाना है। और ये तो इनके रिकॉर्ड में है कि ये कहते हैं कि हम 2000 साल पीछे जाना चाहते हैं। तो 2000 साल पीछे जाने के लिए इनको तो मुगलों को खत्म करना पड़ेगा। पूरा मुगलों का जो कालखंड है, जो सल्तनत काल है, उस तमाम चीजों को खत्म करना है।
तो ये इसी परियोजना पर काम कर रहे हैं कि मूल मगज समाज बनाना है और इतिहास के कुछ कालखंडों को हटाना है, उसको जनता के दिमाग से विस्मृत करना है और सीधे उनको अपना दुश्मन घोषित करना है। जी, लगता है मनोरमा का कुछ थोड़ा देर से आएंगे लगता है, तो मैं बढ़ाऊं आगे या जी आ गई? नहीं, मैं आ गई। थोड़ा आज मुझे दिक्कत है, थोड़ा मैंने आंख में कंजक्टिवाइटिस हुआ है, तो उसके कारण जो है थोड़ा समस्या हो रही है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। हमें प्रफुल्ल कोलेख्यान सर ने ज्वाइन किया है, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सिर्फ इतिहास ही नहीं, जो नागरिक शास्त्र से जो चैप्टर हटाए गए कोविड के दौरान, वो भी मतलब गौर करने वाला है कि लोकतंत्र नहीं पढ़ना है, आंदोलन नहीं पढ़ना है, और जैसे गोधरा जो हुआ था, वो उसका जो राजनीतिक सच है जिस तरह से दिया हुआ है, उसको नहीं जानना है। अयोध्या विवाद जो है उसको नहीं बताना है, ये सब भी है। यानी समकालीन राजनीति जो है उससे भी दूर रखना है। तो डिस्कनेक्टेड इस तरह से एक पीढ़ी को, और देखिए एनईपी जो है, यहाँ पर एनईपी है कि बहुत सारे राज्य उसको, यहाँ पर जब भाजपा की सरकार थी कर्नाटक में, तो एनईपी लागू करने वाला सबसे पहले राज्यों में से एक था। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने एनईपी से अपने आप को अलग कर दिया। तमिलनाडु का भी वही स्टैंड है। तो एनईपी एक ऑप्शन देता है, लेकिन एनसीईआरटी में जब आप चेंज करते हैं तो वो चेंज सभी को अक्रॉस इंडिया हर स्कूल में वही किताब चल रहा है, और वहां पे कोई राज्य सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? जो एनईपी से पूरा नहीं हुआ उसको ये एनसीईआरटी से पूरा करने जा रहे हैं। प्रफुल्ल सर, आपसे सवाल था। अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट करिए। जी नमस्कार सभी को। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जो एनईपी से नहीं हो पाया वो एनसीईआरटी में बदलाव करके कर रहे हैं। एनसीईआरटी में बदलाव करने के इन्होंने कई प्रयास किए, लेकिन देखिए इसका एक ऐतिहासिक संदर्भ है। इतिहास के अंत होने की घोषणा तो फुकुयामा ने की थी, और यह तब की थी जब सोवियत संघ लगभग ध्वस्त होने की स्थिति में आ गया था, और उसके पीछे मुस्कुरा रहा था उदारवादी लोकतंत्र का नतीजा। और वे ये कह रहे थे कि अब दुनिया एक ध्रुवी हो गई, अब इतिहास यहाँ समाप्त हो गया, यानी कि शीत युद्ध खत्म हुआ, अब पूंजीवाद जो है सो दंडना के चलेगा। लेकिन संक्षेप में ही कहूं कि फुकुयामा ने ही बाद में साल डेढ़ साल पहले अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि नहीं, जो हमारा जो ये था सिद्धांत था इतिहास के अंत का, वह तो सफल नहीं हुआ, क्योंकि उसके पीछे ट्रिकल डाउन थ्योरी जो है और वो काम नहीं कर पा रही है, नहीं कर पाई, तो अब वो नहीं चलेगा। अब चलेगा जो है सो सबको साथ लेकर सबको कुछ न कुछ मिलना चाहिए। और यह समझा जा सकता है कि सबका साथ सबका विकास का जो नारा आया वो उसका संबंध उस विचारधारा से भी है कि अनुदार जो उदारवादी लोकतंत्र के पराभूत होने से भी है। ये इतिहास को बदलना चाहते हैं। क्यों बदलना चाहते हैं? इतिहास की नई व्याख्या करना चाहते हैं। इसलिए बदलना चाहते हैं कि इतिहास में इनके पास कुछ है नहीं। अब इतिहास में जब इनके पास कुछ है नहीं, यानी कि कुछ भी ऐसा सकारात्मक नहीं है जो इनका अपना सांगठनिक रूप से इनका अपना हो। इतने लंबे समय तक जो 1920 के बाद ही भारत की आजादी का आंदोलन काफी तेजी से चला। 1920 में के आसपास गांधी जी सक्रिय हुए, बाबा साहब सक्रिय हुए, और 1925 में आरएसएस का संगठन बन चुका था, लेकिन उनकी चेतना पूरी आजादी के आंदोलन से दूर खड़ी थी। तो अगर इतिहास को एनसीईआरटी को हटाएंगे तो क्यों सिर्फ मुगल काल को ही हटाएंगे? क्योंकि मुगलों का काल कब से है? अगर जोड़िएगा, मोटे मोटे अगर जोड़िएगा तो 1540 के आसपास से शुरू होता है और 1707 के आसपास तक रहता है। उसके बाद इनका ध्यान से जाता है। इसके पहले भी तो भारत, फिर आप 1000 साल की गुलामी की बात क्या कह रहे हैं? तो जो सल्तनत है इस्लाम के मानने वालों की सल्तनत, तो पहले से, अगर उसके इतिहास को मिटा देंगे तो क्या दिल्ली से लाल किला हटा देंगे? कोई पूछेगा कि ये लाल किला कैसे बना, तो क्या बोलेंगे कि ये मंत्र से बना, ये लाक्षागृह के बाद ही इसका निर्माण कराया गया था, इसका निर्माण पांडवों ने कराया था। क्या कहेंगे? इसलिए एनसीईआरटी के किताब से आप उसको हटाते हैं या
उस पूरे कालखंड को हटाने की कोशिश करते हैं। तो इसके पीछे आपका इरादा है। अगर मुगल ही नहीं रहेंगे अगर, तो फिर उनके अत्याचार का क्या होगा, जिनको लेकर के इतना आप हंगामा खड़ा कर रहे थे औरंगजेब को लेकर के। तो विद्यार्थी पूछेगा कि औरंगजेब कौन है, मैंने तो इसको पढ़ा ही नहीं, ये कोई था क्या? तो फिर आपकी राजनीति का क्या हुआ? आपकी हिंदू मुसलमान की राजनीति किसके आधार पर आपकी पूरी राजनीति टिकी हुई है, उसको आप कहां से तय करेंगे? इसीलिए किसी राजवंश के इतिहास को हटा दीजिए ना, पुष्यमित्र को हटा दीजिए, हटा दीजिएगा पुष्यमित्र को, जिसने जहां से परंपरा चली कि जिसने कहा कि जो एक बौद्ध का सिर लाएगा तो उसको इनाम मिलेगा। और जब लोगों को वहां पर आगे सिर पटकता था, फोड़ता था, जब लोगों के पास से सिर नहीं रहा तो लोग नारियल लेके आने लगे, और शायद ये कहा गया उसका आकार प्रकार सिर जैसा है, तो देखने वाला वहां पर आवाज देता था, हाँ ये सिर आया, तो उसको उसका पुरस्कार मिलता था। ऐसी बातें भी हैं। तो किसको हटाएंगे आप? हटा देंगे हुण को, हटा दीजिए। तो सिर्फ मुगल नहीं आए, हुण आए, शक आए, तो बहुत सारे लोग आए। इतिहास के साथ साथ छेड़छाड़ करना, अपने स्मृति कोश से छेड़छाड़ करना है। कुछ मूल इसमें मूल वो भी है, हमें बस जिक्र कर रहे हैं, इस पे भी हो सके तो आप अपनी टिप्पणी कर सकते हैं। जैसे कि वामपंथी आरोप लगाते हैं कि वामपंथी इतिहासकार या कांग्रेस ने ये पढ़ा है कि आर्य बाहर से आए थे, और ये जो है, तो ये भी इनको चेंज करना मूल में कि आर्य बाहर से नहीं आए थे, आर्य इनका एजेंडे में ये है कि आर्य यहीं के थे। तो ये चीजें भी हैं कि मतलब ये यही के, तो इस तरह के मूलभूत जो बदलाव है वो भी इनका ये नैरेटिव को भी स्थापित करना है स्कूलों के मार्फत से। जी, ये तो इनका हाल का ज्ञान है कि आर्य बाहर से नहीं आए थे जी, ये बहुत पुराना ज्ञान नहीं है। और तिलक को ही पढ़ लीजिए, तिलक ने जब एंटार्क्टिका की चर्चा की और वहां की चर्चा की, और कोई भी निबंशीय जो शास्त्रीय अध्ययन है वो यह नहीं बताता है कि आर्य यहाँ के थे। आप जिसको असुर बोलते हैं, जिसको वहां पर अहुर बोला जाता है, और असुर पहले देवता की श्रेणी में आया करते थे। असुर बाद में उनको राक्षसों की श्रेणी में लाया गया। और ये संस्कृति का सवाल है। हम जिसको देव कहते हैं, फारसी परंपरा में देव का मतलब राक्षस होता है, वो देव उसको बोलते हैं। तो जो आप जिंदावस्था को क्या करेंगे? हटा देंगे, जो वहां से बहुत सारी चीजें मिलती जुलती है। अब फिर आर्य से अगर आप यहीं से के आर्य हैं, तो फिर आप जो हिटलर का जो आर्य पर इतना जोर था, तो उसको आप अपना कैसे आदर्श मानते हैं? जी, हिटलर का भारत चिन्ह और स्वास्तिका चिन्ह उनका भी था जी, तो हिटलर का भारत से गया था। ये उल्टी पुल्टी व्याख्या करने में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं कि देखिए, दिनकर ने कहा था, आजकल दिनकर की बड़ी चर्चा होती है बिहार वगैरह, दिनकर ने कहा था कि मूल खोजना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का। मनुष्य का मूल खोजना जो शुरू करता है, तो मूल खोजने में ही मूल को खोदने की बात शुरू हो जाती है। तो अब जब आप हमारी जड़ खोदेंगे तो आपकी जड़ भी खुदेगी उसमें। जी सर, संक्षेप में ये बोले तो इसके मतलब क्या आप किस तरह का असर इस आने वाले दिनों में भाजपा, अगर अभी तो 1 ही साल हुआ है सरकार का, अभी 4 साल और बाकी है, और ये इस पे इम्प्लीमेंट होगा ही आने वाले दिनों में, तो किस तरह का असर आप देखने जा रहे हैं, या कोई प्रतिरोध कुछ भी? देखिए, प्रतिरोध तो इतिहास में जो दर्ज होता है, इतिहास लोग उतना ही नहीं जानते हैं। बहुत सारी चीजें इतिहास में दर्ज नहीं होती है। इतिहास जो है सो ग्रीस शब्दावली है, इसको अंग्रेजी में हिस्ट्री आया, जिसका अर्थ होता है बुनना। यानी कि जो टेक्सचर हमारा है, हमारे समाज का जो फैब्रिक है, जो अलग अलग धागे में अलग अलग सूत्रों से रहता है, उसको बुनना, एक कथा में बुनना, हिस्ट्री शब्द का ग्रीस में यह अर्थ आता है। तो उस ढंग से हिस्ट्री को बनाया जाता है। हिस्ट्री का इतिहास का मतलब ये होता है कि हमको आगे आने वाले दिनों में हम दुर्घटनाग्रस्त ना हो, हमको याद रहे। पीछे लौटने के लिए इतिहास नहीं पढ़ाया जाता है। इतिहास पढ़ाया जाता है आगे बढ़ने के लिए, और आगे बढ़ने के रास्ते में कोई व्यवधान खड़ा ना हो। और जिस इतिहास को ये अलग करना चाहते हैं, उसका आने वाले दिनों में समाज में यह प्रभाव पड़ेगा कि वर्तमान को लेकर के बहुत सारी अफवाहें, और भविष्य को लेकर के बहुत सारे सपने, और अतीत को लेकर के बहुत सारी गर्भोक्तियां हवा में तैरती रहती हैं।
अब यथार्थ जो वर्तमान का है उसको आच्छादित कर देना चाहते हैं। इनका टाइम सेंस जो है, इतिहास को जब भी देखेंगे तो टाइम सेंस देखना होगा। तो इतिहास के समय में ये समझते हैं कि कभी वर्तमान में टिकते ही नहीं है। या तो हमारा अतीत बहुत महान था, वो भी इसके पहले का, जो अंग्रेजों ने सिखलाया इनको। ये अंग्रेजों के आने के बाद ही आपको रोशनी आई, और मुगलों के आने के पहले आप रोशनी में थे। तो इनको या तो अतीत बहुत आकर्षक लगता है, या फिर भविष्य के सपने अच्छे लगते हैं। वर्तमान में रोजी रोटी के सवाल या वर्तमान के सवाल पर तो ये आते ही नहीं है। इसलिए इसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा, और ये सबको दिग्भ्रमित करेंगे, और समाज में है सो कन्फ्लिक्टिंग नॉलेज का सिचुएशन शुरू होगा। कोई भी सत्य ठीक है, ये पोस्ट ट्रूथ हीरा की जो बात है, तो उसके साथ जो है सो सच कुछ नहीं है, ट्रूथ इज ए कंस्ट्रक्ट एंड परसेप्शन। तो ये उस जगह ले जाना चाहते हैं, इसलिए सभ्यता की हानि होगी। जी जी, ठीक है, विनय के पास आते हैं। विनय सर ने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ ध्यान दिया है, कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रुथ। और लेकिन आज के बदलते परिदृश्य में, खासतौर पर जब सूचना का बहुत ज्यादा जो है लोकतांत्रिकरण हो गया है, टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा माध्यम है उसका, तो क्या लग रहा है कि सरकार इस तरह से, कोई भी सरकार आज इतनी नियंत्रित तरीके से कोई भी नैरेटिव को चला पाएगी, और उसको जो है जो एक बनने का जो क्रम होता है प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक स्तर पर, जो है कोई भी जो पीढ़ी होती है वो निर्मित होती है उस दौरान में, तो उनके कंस्ट्रक्ट का हिस्सा वो बना पाएंगे क्या? वो जो है आज हर एक सवाल, ढेर सारे सवाल, बच्चों के तो और भी ज्यादा सवाल होते हैं, उन सवालों के लिए उनके पास एक अलग तरह की दुनिया है जो खुलती है, सूचनाओं की दुनिया है, खुलती है वो। तो ऐसे में सरकार क्या नियंत्रित कर पाएगी? अब यहाँ पाठ्यक्रम के मार्फत ये हो जाएगा नियंत्रण में? वो जो चाह लेगी वैसे ही पीढ़ी तैयार कर पाएगी वो? या कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रुथ वाला जो है वो सच होगा जो कि सर बता रहे हैं? ये सवाल मुझसे है? जी हाँ, नहीं, सर ने जहाँ से बात शुरू की थी, मैं वहीं से शुरू करना चाहूंगा कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही, वो स्मृति की बात कही। तो देखिए, जो व्यक्ति जो होता है, उसकी जो पर्सनालिटी होती है, वो स्मृतियों से बनती है, और स्मृतियों का इतिहास के साथ रिश्ता होता है। और आप जो सर ने जो बात कही कि जो कॉन्टेस्टिंग या कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रूथ, तो जो कॉन्टेस्टेड स्पेस है ना, जो कॉन्टेस्टेड स्पेस में जो आप सही निर्णय ले पाएंगे, उसमें वैधता और उसका बहुत बड़ी भूमिका होती है। और वो जो वैधता जो है वो कौन देता है? जो आपने वो जो बात कही कि सूचनाओं के अलग अलग स्रोत हैं, टेक्नोलॉजी है, और डेमोक्रेटाइजेशन है, ओपन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज है, तो ऐसे में क्या सरकार की जो रीच है या एक्सेस है इन चीजों को नियंत्रित कर पाएगी? तो यहाँ पर जो सबसे जो अहम बात है वो ये है कि इन सारी सूचनाओं के बीच से आप जो सत्य बात निकालने की जो बात है, वो सामर्थ्य आपके पास कहाँ से आएगी? जो ओपन सोर्स में जो सबसे बड़ी बात होती है ऑथेंटिकेशन की, तो जब वो बनता हुआ मन जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जब उसमें ये सामर्थ्य होती है कि सूचनाओं की सत्यता को वो पहचान पाए और क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। और देखिए, जो स्टेट होता है, जैसे मान लीजिए विनय, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ये भी होगा ना कि आप मुगल और सल्तनत का इतिहास नहीं पढ़ा, लेकिन 22 करोड़ मुसलमान भी है, क्या उनके घर में वो उस इतिहास को स्वीकार? जैसे कि बहुत पहले मैंने पर्सनल अकाउंट से बता रही हूँ, कुछ नायकों की पूजा पर मैंने, जो उस जाति से नहीं आ रहे थे, उन्होंने सवाल उठाया था। ये बहुत उस वक्त की बात है जब हम टीनेज में हुआ करते थे, यानी कि हम जो पढ़ रहे थे और वो जो अपने घर में, उनको पता था कि ये हमारे नायक नहीं है, ये उस वक्त भी, जबकि सिलेबस में वो नहीं मेंशन थे, लेकिन पता था। तो अब वो चीजें पोस्ट मंडल तो ज्यादा बड़े स्तर पर आई है, अब और भी बड़े स्तर पर जाति विमर्श और ये जो है रिप्रेजेंटेशन, ये सवाल हर जगह है, इतिहास में भी होगा, किताबों में भी होगा। तो ये आप पढ़ा देंगे, लेकिन घर इस बड़ी आबादी वो अपने घर में क्या उसको अपने परिवेश में उसको कैसे एक्सेप्ट करेगी?
वही मनोरमा, वही बात है ना कि मेरा इतिहास और आपका इतिहास, और इसीलिए जो समाज जो जागृत जब समाज जब जागृत होता है और स्टेट कैप्चर की बात होती है, स्टेट में हिस्सेदारी की बात होती है, वो इसीलिए होती है कि उनका जो इतिहास है उसकी ऑथेंटिकेशन होगी, उनकी हिस्सेदारी होगी, स्टेट उनका होगा। और स्टेट बहुत की कोशिश होती है कि जो जो नागरिक कर पाए अपने हिसाब से कर पाए। येचकार ने कहा ही है कि जो 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 मिडिल समाज का जो मध्य वर्ग है उसकी एक बहुत बड़ी पहचान जो होती है मोबिलिटी होती है, और जो सोशल हायरार्कीज है उसमें जो आगे बढ़ने की मोबिलिटी की जो दो अहम चीजें जो हुआ करती थी, वो पहले जो थी वो मिलिट्री एरिस्टोक्रेसी होती थी और एजुकेशन। ये दो चीजें जो होती थी वो आपको सोशल हायरार्की में मोबिलिटी प्रदान करती थी। आज यही चीज जो है वो जो सरकारी नौकरियां जो है आज वही चीज उसी काम को करती है। तो ये जो सरकार जो है वो इनके माध्यम से, इतिहास के माध्यम से इन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है, अपने हिसाब से समाज और नागरिक बनाने की पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करना चाहती है। ये जो है दुखद है कि एक आप ऐसा समाज बनाना चाह रहे हैं जिसके अंदर ये सामर्थ्य नहीं है कि या पूरी रोशनी में आप उसको नहीं रहने दे रहे हैं। मनोरमा, ठीक है, हम संजीव जी के पास आते हैं। संजीव जी, आपने सभी को सुना, तो एक तो उस पर जहां जहां आपको लगा कि आपका ओपिनियन क्या है वो भी, और साथ में बहुत सारे छोटे छोटे अभी विनय ने जिस चीज को कहा कि जो सोर्स इंफॉर्मेशन, हाँ, ये जो जिन चीजों को हम, आपकी आवाज नहीं आ रही है विनय। ठीक है, तो जो सोर्स की बात विनय ने कहा, सोर्स की बात में कैसे, जैसे मान लीजिए जाति समस्या को ये जो है ये पढ़ाने जा रहे हैं उस तरह से कि ये एक ऑर्डर था, हाँ, व्यवस्था था, लेकिन जब हम पहले से पढ़ रहे हैं जाति व्यवस्था को सामाजिक समस्या की तरह से जो अब तक पढ़ाया गया है, तो इन सब चीजों पे कैसे इस तरह से आप अगर सोर्स में जाएंगे भी, सोर्स ऑथेंटिकेशन की बात भी होती है, लेकिन ये तो बहुत मौलिक सी बात है। और प्लस अगर गलती था भी तो हम लोग जैसे बार बार कह रहे हैं कि उसमें अंबेडकरवादी धारा जो है और बहुत सारे नायकों को छूट गए, बहुत सारे नायकों को उस नजरिए से नहीं पढ़ाया गया जैसे पढ़ाया जाना चाहिए था, तो उसको जोड़ा उसके समावेश की बात थी। लेकिन ये तो बिल्कुल सबको हटाने की बात है। मनुस्मृति, ब्राह्मणवाद, जाति जो है वो भी एक वैदिक व्यवस्था के अंतर्गत उसको करने की बात, आप समझ रहे हैं जो ये कह रहे हैं, राष्ट्र धर्मनिरपेक्षता की जगह राष्ट्रवाद, ये जो है मुगल की जगह जो है वो पुराना वो जो है सब कुछ, तो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है ये तो। नहीं, देखिए मनोरमा, सत्ता में ये लोग बैठे हुए हैं तो इनके चौतरफा प्रयास हैं। एक प्रयास तो आपकी स्मृति, आपका बोध बनाने की जो कोशिश है, और उसका एक जीता जागता नमूना भी हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जज साहब का देखा। जज साहब ने क्या किया? जज साहब ने कहा कि राहुल जी को बात नहीं करनी चाहिए, चलिए ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि सावरकर ने ही नहीं, गांधी जी भी ऐसे ही चिट्ठी लिखते थे। अब ये कहाँ से बना है? तो ऐसे, हालांकि ये जज साहब आरएसएस के स्कूल से पैदा नहीं हुए, लेकिन इधर, और सावरकर नायक है, स्वतंत्रता सेनानी, और नेहरू जो है वो राजनीतिक व्यक्ति है। बिल्कुल, ये दोनों अलग अलग जज हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ही दोनों का ये प्रसंग है। तो बात तो होगी। तो खैर, तो मैं ये कह रहा था कि उनकी स्मृति इस तरह से बनी है और ये आपके लेटेस्ट बनाई गई है। तो बच्चा जो गढ़ा जाएगा तो वो कैसे गढ़ा जाएगा? यदि ये सब पढ़कर आएगा तो आप उसको कितना बदल पाइएगा? जो आप कह रही है कि सूचना के स्रोत तमाम स्रोतों पे जाएगा, स्रोत भी नियंत्रित हैं और हो रहे हैं और हो जाएंगे। जैसे जो अल्टरनेटिव स्रोत है, आज हम लोग एक मुकदमे से मैं अपीयर होके आया, सुबह ऑनलाइन अपीयरेंस होता है। मुकदमा झेल रहे हैं 7 साल से, 8 साल से, 8-11 साल से।
2014 में मुकदमा हुआ था। आज जज ने पूछा कि इस पे सैंक्शन है क्या, मतलब एलजी का, तो आज जज की फाइल में एलजी चार्जशीट दाखिल हुए 3 साल हो गए। तो टॉर्चर तो हम हो ही गए, हम लोग हो ही रहे। अब सैंक्शन आएगा, सैंक्शन नहीं आया है तो अलग बात है, फाइल में नहीं दिखी। सैंक्शन यदि आ गया तो नए सिरे से चार्जशीट दाखिल होगा, अब नए सिरे से चीजें चलेंगी जीवन भर के लिए। तो आपके बोलती बंद करने के लिए तो बहुत सारी चीजें, हम लोग भी इतिहास की लड़ाई लड़ रहे थे, हम लोग थोड़ा सा मिथकों की लड़ाई लड़ रहे थे। हम लोग महात्मा फुले वाली शैली में, देखिए महात्मा फुले के फिल्म की बात हो रही है तो हम उनकी परंपरा से बात कर रहे थे, महिषासुर और आदि का जो आप प्रसंग सबसे जानती हैं। तो ये डराएंगे, धमकाएंगे और इस तरह से नियंत्रित करेंगे, अपनी चीजें, अपनी सूचनाएं इतने तेजी से फैलाएंगे, इतने तेजी से आप देखिए ना अभी जो इंटरव्यू चल रहे हैं बहुत जगहों पे, वो किसका चल रहा है कि हमने टोटी चोर बनाया अखिलेश जी को, हमने सोनिया गांधी का सब ये तस्वीरें उनकी वायरल की। तो ये है, तो इनका देखिए ये जब तंत्र पे काबिज हैं तो ये कोशिशें कर रहे हैं, ये कोशिश करेंगे। अभी अलग बात है कि अगली सत्ता आती है, जैसे आपने कहा कि अटल जी के दौर के जो बदलाव थे उसको अंडू करने की भरपूर कोशिश हुई यूपीए की सरकार जब आई, तो इसीलिए सेंट्रल सत्ता पे उनका काबिज होना बेहद जरूरी है। ये जरूर है, मतलब अल्टरनेटिव सत्ता का काबिज होना बेहद जरूरी है। जिसको कांसीराम जी भी कहते थे कि आप 10 लड़ाइयां लड़ लीजिए लेकिन सत्ता पर काबिज होइएगा तो आप 50 यूनिवर्सिटियों का नाम बदल दीजिएगा। तो यही तो पावर है, ये इस काम के लिए आए हैं, ये कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं, अब देखिए इनका जवाब क्या है। ये कह रहे हैं कि सेकंड पार्ट भी इसमें होगा। तो फर्स्ट पार्ट में इन्होंने कथित तौर पे लगता है एंशिएंट हिस्ट्री रखा है, कथित हिंदू ये भारतीय राजा नाम से। मुगल भारत से बाहर से कब से हो गए भाई? बाबर के आने के बाद बाकी जितने राजा हैं पहचान कैसे होगी? बाबर के बाद तो आप कैसे शाहजहां को कहाँ, बहादुर शाह जफर को कहाँ रखिएगा? बहादुर शाह जफर तो भाई आपके स्वतंत्रता संग्राम के हीरो हैं, आप उनके पास लोग जाया गया था। तो ये है, तो इन्होंने एंशिएंट हिस्ट्री के नाम पे मौर्य लाया है, पुष्यमित्र शुंग लाए हैं। अभी सेंसिटिव इतने हैं, सेंसिटिव इन द सेंस कि इनकी तैयारी इस तरह से कि जब आप महात्मा फुले फिल्म से ब्राह्मण शब्द, मनुस्मृति शब्द आदि इत्यादि हटाते हैं तो वहां से भी आप वही करेंगे ना। पुष्यमित्र शुंग को लेकर के अलग अलग स्कूल्स के अलग अलग काम हैं, तो वो तो चीजें वहां दाखिल होंगी नहीं। अच्छा तो संजय जी यहाँ पे एक और चीज बताना, व्यवस्था का हिस्सा बनेंगे। हाँ, एक और चीज बताना चाह रही हूँ, मेरे बेटे से ही बात हो रही थी। तो एक तो आईसीएसई है और एनसीईआरटी और तमाम राज्य के बोर्ड है, एक सिलेबस आईबी है। आईबी जो इंटरनेशनल कुछ वर्ड है बैकैलोरेट करके है, जो मैं प्रोनाउंस अभी नहीं कर पा रही हूँ ठीक से। ये जो है इंटरनेशनल सिलेबस है और तमाम तरह के स्कूल हैं भारत में जो इंटरनेशनल सिलेबस पढ़ाते हैं। उसका क्या करेंगे? वहां पर तो वो नहीं पढ़ाएंगे जो और इसी के आधार पर बाहर जाने वाली, बाहर जिनको जाना है वो आईबी से अगर पढ़े हुए हैं तो उनको बहुत सारा छूट मिल रहा है। अगर उनको जर्मनी पढ़ने जाना, अमेरिका पढ़ने जाना, कहीं और पढ़ने जाना है तो एनसीईआरटी और आईसीएसई की तुलना में इनका टारगेट कौन है? देखिए नॉलेज लेयर्स जो हैं, इनकी जो तैयारी है, ये जो अलग अलग बोर्ड हैं शिक्षा के, तो उसमें अलग अलग वर्ग के लोग पढ़ते हैं। इनका टारगेट एनसीईआरटी के जरिए कौन है? मैक्सिमम सबसे ज्यादा सेंट्रल स्कूल्स हैं, फिर उसके बाद सीबीएसई के, जिसमें सरकारी कर्मचारी के बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं, ज्यादा पढ़ रहे हैं। फिर आईसीएस का जो मामला है वो बहुत सारे अब जो है स्कूल अब उसको फॉलो कर रहे हैं, या आईबी अब पता नहीं कौन सा उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो बाध्य है एनसीईआरटी करने के लिए उनके पास, तो ये तो एक क्लास बनेगा, उसमें से एक समूह ऐसा आएगा और भी एक तीसरा क्लास में भारत में ही जो आईबी वाला सिलेबस पढ़ के आएगा वो बिल्कुल अलग क्लास बनेगा और उनका जो सिलेबस है वो इंटरनेशनल होगा, तभी उनको कहीं भी किसी भी देश में पढ़ने की सुविधा होगी। वो हालांकि वो भी आकर के कोई कम्युनलिज्म विरोधी नहीं होने वाला, उसमें से कुछ कम्युनल भी आएंगे। कम्युनल जो है इनका इस्तेमाल करेंगे, इन्हीं में से कुछ बच्चों के हाथ में तलवार थमाएंगे, मस्जिदों के सामने भेजेंगे। तो ये टारगेट, लेकिन मुझे ये सब के साथ मुझे हमेशा ये लगता है कि ये इनका दौर आया है, ये लगातार कर रहे हैं। हम लोग इसको चिन्हित करते चले, बातचीत करते चले, इतना ही कर सकते हैं फिलहाल।
जो एक माहौल बने जिससे, और जो पावर सेंटर, यदि सेंटर का पावर यदि हासिल कर लिया जा सकता है तो ये सारी चीजें एक बारगी बदली। बाकी वामपंथी वाली जो आप बात कर रहे थे कि उन्होंने सिलेबस में आदि ये सब किया है, मैं आरोप कह रही थी, मैं आरोप, यही इल्जाम इनका होता है। किया है, नहीं सिर्फ आरोप नहीं, किया भी है, लेकिन उन्होंने ओमिशंस किए हैं, उन्होंने छोड़े हैं, उन्होंने चीजों को थोड़ा सा लिमिट में डाल दिया, योगदानों को कम कर दिया। उन्होंने ये काम नहीं किया कि जो है एक वो फर्जी कथा रचना का काम जो है, क्योंकि वो तो डॉक्यूमेंट पे काम है ना भाई। इतिहास लेखन क्या है, समाजशास्त्र का काम क्या है। अब मान लीजिए इतिहास लेखन में आप जाएंगे तो भाई आप गजट पे जाएंगे, उस दौर के तमाम जो मान लिया मुगल दौर में जाएंगे तो अब हम लोगों ने तो 2-3 मुगल दौर के विशेषज्ञों को भी बुलाया। आप देखिए, एक मुगल दौर के विशेषज्ञ ने तो कहा कि जो मुगल दौर को पढ़ लेगा वो काहे को कॉमनल होगा, क्योंकि वो तो चीजों को देखेगा, समझेगा, जानेगा, उसका डॉक्यूमेंट के चीजें। तो वामपंथियों की शरारतें थी, इसमें कोई दो मत नहीं, वामपंथियों से लेकिन वामपंथियों की शरारतों में ये मूर्खता नहीं थी, तो उनसे लड़ा जा सकता। क्या आप इससे सहमत होंगे कि उनका फोकस मूलतः एक धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक समझ वाला और बहुलतावादी समाज बनाने पर ज्यादा था? बिल्कुल। और उनकी सोच की जो प्रक्रिया थी, वो जैसे जाति को लेकर के बहुत कॉन्शियस नहीं थे, तो उनका जो क्लास को लेकर के, जैसे एनसीईआरटी के जिस पर विवाद हुआ था 2008-9 में, बाबा साहब के उस पे कार्टून पे विवाद हुआ भाई, जैसे वो सामाजिक समस्या लेके चल रहे थे। हाँ, या एकलव्य वगैरह की चीजों पे जो हुआ था, उसको पूरी कमेटी के योगेंद्र यादव और नामवर सिंह और तमाम लोग हुआ करते रहे, उसमें थे। तो चीजें हो सकती है, लेकिन शरारत प्लस मूर्खता उनके यहाँ नहीं है। इनके यहाँ शरारत प्लस मूर्खता है, तो शरारत से आप लड़ सकते हैं, शरारत और मूर्खता जब हावी हो जाएगा तो आपके बच्चे का क्या कर देगा आप तो समझ सकते जी। तो हमारी चर्चा का समय अब हो चुका है। आप प्रफुल्ल कोलखियान सर कुछ कहना चाहते हैं, 1-2 वाक्य में जो आप लोग कह सके, क्योंकि चर्चा का समय लगभग पूरा हो चुका है। बिल्कुल, 1-2 वाक्य में कह रहा हूँ। देखिए, हिस्ट्रियोग्राफी, हिस्टोलॉजी एंड हिस्टोसिटी, ये अलग अलग इतिहास लेखन की शैली है। हमारे यहाँ जो पढ़ाई जाती है वो हिस्टोग्राफी, जो हमारे कोर्स में होता है, और उसके अलावे भी बहुत सारी चीजें हैं। एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ संक्षेप में, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात ये कि आप इतिहास तो यहाँ पर तय कर लेंगे, लेकिन SCHR अगर उसको रिकमेंड करती है तो वर्ल्ड फोरम से, दुनिया के इतिहास का जो फोरम है, वहां से अगर उसकी अनुमति नहीं मिलती है तो आपकी पूरी की पूरी डिग्री ही इनवैलिड हो जाएगी। आपके यहाँ से पास लोगों को कोई वैल्यू ही नहीं लगा दुनिया में, और कहेगा कि ये फेक डिग्री है, और उससे जो संकट खड़ा होगा वो आप समझ सकते हैं। बस इतना ही मुझे कहना था जी। तो क्या भारत के जो अभिभावक है, जो जिनके बच्चे अभी प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में है, वो सचेत होकर के इसको बड़ी समस्या के तौर पर, जहाँ वैलिडिटी का ही प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं सर। और दूसरा एक उपाय हमें सिर्फ ये दिख रहा है कि जब रिजीम चेंज होगा, जैसे वाजपेयी ने जो किया उसको यूपीए सरकार ने पलटा, तो यही एक उपाय दिख रहा है जो हमने पीछे देखा है। छोटी सी इसी पर सहमत सर, आपसे भी छोटी सी टिप्पणी लेंगे? नहीं सर जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, अभी दलित सत्ता का दौर तो आया ही नहीं केंद्र में। दलित सत्ता का दौर आया तो जिनको नायक नहीं माना गया था, इतिहास के नेपथ्य में डाल दिया गया था, या इतिहास के आईने में रखा ही नहीं गया था। अभी वो दौर तो इस देश में आया ही नहीं। जब वो दौर आएगा तब क्या होगा? मतलब जब असली नायक खड़े होंगे, जैसे अभी कुछ नायक खड़े हो चुके हैं, बिरसा मुंडा भगवान के रूप में पूजित हो गए हैं, तमाम, जैसे ज्योतिबा फुले साहब हमारे हैं, और तमाम महानायक हमने गढ़ लिए माने हैं हमारे, जिनको जानबूझ करके नेपथ्य में डाला गया था। बिरसा मुंडा को सर हमने बिहार बोर्ड में भगवान बिरसा मुंडा ही पढ़ा था। ये जो कर रहे हैं, ये इन्हीं के लिए आफत का सबब बनने वाला है, क्योंकि ये जो करेंगे तो आगे वालों को कैसे रोक पाएंगे? भाई, हम अपनी दृष्टि से इतिहास को रखेंगे, हम अपनी दृष्टि से देखेंगे चीजों को, फिर तुम्हारी दृष्टि से हमें कोई मतलब नहीं। जैसे तुम इस समय एक वैज्ञानिक दृष्टि को नकार करके और केवल RSS की दृष्टि से चीजों को रख रहे हो, जब दलित दृष्टि से और अम्बेडकरवादी दृष्टि से चीजों को रखा जाएगा, तब क्या हो? तब इनकी मुश्किल बढ़ेगी और वो दौर आएगा। क्योंकि ये देश जो है, ये अभी तो 75 साल ही हुए हैं,
अभी आएगा, अभी इतिहास। जी जी तो ये बिल्कुल। और इतिहास देखना, में जी, ये इतिहास में सबसे जैसे जी सर, हाँ बोलिए सर, बोलिए सर। हाँ, हाँ, मैं यही कह रहा हूँ जी, कि तो इतिहास में वो दौर भी है। हाँ, समझदारी इसी में है कि इतिहास से छेड़छाड़ न की जाए, लेकिन ये मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि इन्हें इतिहास में ही तो परेशानी, इन्हें इतिहास से ही तो परेशानी है। अब जैसे माफी वीर किसी को कहा गया है, अब परेशानी का सबब ही है। गांधी की हत्या करने वाले इतनी परेशानी का सबब ही है। अब अभी देखिए लेटेस्ट जो फिल्म पर ज्योतिबा फुले पर जो फिल्म आई है, उस पर ये जो कर रहे हैं, और शिवाजी महाराज पर या जो इन्हें नायक शूट कर रहे हैं, वो फिल्मों को प्रचार कर रहे हैं, टैक्स फ्री कर रहे हैं। तो देख लीजिए इनके दोयम दर्जे के, मतलब हमारे नायकों पर कोई चीज आ रही है, उस पर प्रतिबंध, काट छाट, और इनकी जो आ रही तो कभी पर्दे पे दिखा, इतिहास तो बता, वो खुद कहते हैं कि नहीं ये नेपथ्य में रखा गया, इतिहास नहीं बताया गया, हम फिल्म के जरिए इतिहास ला रहे हैं। लेकिन जब ये प्रयास अनुराग कश्यप ने चालू किया तो इनको अब मुश्किल दिख रही है। जी जी बिल्कुल, तो अपने लिए ही समस्या खड़ी कर रहे हैं। ठीक है हेमंत सर। देखिए, ये ऐसे लोग हैं जो आजादी की लड़ाई के लिए, आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ी है। तो इनको अब दिखाना है कि हम लड़ने वाले लोग हैं, तो ये मुगलों के खिलाफ लड़ेंगे। अब मुगल तो है नहीं सामने में, तो उनके इतिहास से लड़ रहे हैं, उनके इतिहास को मिटाना चाहते हैं। और जब मुगल सामने में नहीं है तो कौन है? तो मुसलमान है। तो मुसलमान से इनको लड़ना है, तो मुसलमान को एक दुश्मन की तरह खड़ा करना है सामने में, देश का दुश्मन मुसलमान, देश का गद्दार मुसलमान, और उसकी विरासत जहाँ से है उसको मुगलों से जोड़ना है, उसको अलग अलग ये राजवंशों से जोड़ना है उनको, और उनको इतिहास से मिटाना है। तो ये असल बात की इन्होंने जो देश के साथ गद्दारी की है, इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के साथ जो गद्दारी की है, उस गद्दारी पर पर्दा डालने के लिए ये इनकी कोशिश है कि हम अपने आप को लड़ने वाला साबित करें। तो यही लड़ाई लड़ेंगे किसी के घर में घुस करके, किसी के छत पर चढ़ करके, किसी के मस्जिद पर चढ़ करके, किसी की इबादत गाह में चढ़ करके, किसी के किचन में घुस करके, ये इसी तरह की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। और इनको एक मुसलमान दुश्मन चाहिए सामने में, और उसका इतिहास मुगलों से जोड़ करके, कभी औरंगजेब से, कभी बाबर से, कभी किसी से जोड़ करके, और उनके खिलाफ एक ऐसा माहौल बनाना है कि देखिए हम उनसे लड़ रहे हैं, हम उनको इतिहास से मिटाना चाहते हैं। हम किताब से मिटा देंगे, हम सड़कों पर उनका लिखा हुआ नाम मिटा देंगे, हम जिलों का नाम मिटा देंगे, हम पार्कों का नाम मिटा देंगे, जहां सब संभव हो सब जगह से नाम मिटा देंगे। तो ये बिल्कुल ही डिस्ट्रक्टिव लोग हैं, जो ये चाहते हैं कि इस देश में जो बहुलतावादी संस्कृति है उसको खत्म कर दिया जाए। और ये मैंने कहा कि इनके सामने जो संकट है कि अपनी पहचान का संकट है। इतिहास में इनका ये इतिहास के काले अध्याय में दर्ज है। ये लोग जो उस काले अध्याय से मुक्ति चाहते हैं, इनकी छटपटाहट यहाँ है कि उस काले अध्याय से बाहर निकलना चाहते हैं, और खुद को क्रांतिकारी साबित करने के लिए ये उन मुगलों से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो आज है नहीं। जबकि इतिहास बताता है कि उन मुगलों के साथ जो हिंदू राजा थे उनका संशय भी था, उनसे उनकी लड़ाइयाँ भी थी, हिंदू राजाओं के आपसी लड़ाइयाँ थी, हिंदुओं का बहुत बड़ा समूह उनके साथ था। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन इनको दिक्कत ये है कि अगर ये इन चीजों को पढ़ाएंगे तो इनको दुश्मन खड़ा करने में दिक्कत होगी, क्योंकि जब मुगलों को आप पढ़ाएंगे तो उनके साथ मुगलों के हिंदुओं के रिश्ते, राजपूतों के रिश्ते, राजपूतों का रोटी बेटी का रिश्ता, ये सब आएंगे। ये जो है इससे इनको दिक्कत है इस बात, इसीलिए इतिहास को पलटना चाहते हैं जी। तो मतलब रजीम पलटना जो है वो सजीव जी, जैसे फासिज्म और नाजिज्म से सबसे ज्यादा ये लोग प्रेरणा लेते हैं, और उनका यही सब तरीका था, सिलेबस बदलना, नैरेटिव बदलना, माइंडसेट बदलना, ये सब कुछ। लेकिन मुसोलिनी की जो अंत हुआ, जिस तरह से लोगों ने चौराहे पर उसकी लाश लटका करके और जूते चप्पल मारे, और किस तरह से, कभी इतिहास के आर्काइव में जाकर के तमाम, वो फिल्म के रूप में भी अवेलेबल है, मतलब कि वीडियो फुटेज के रूप में भी है, देखना चाहिए कि बाद में किस तरह से इतिहास ने उनके साथ जो है वो किया। आपकी आखिरी टिप्पणी 2 वाक्य में।
नहीं देखिए, इतिहास में जाकर के ये मतलब भारत में इनके साथ भी ऐसा ही होगा, इसकी कल्पना हम लोग शायद ही कर पाएंगे। भारत एक ऐसा देश है मैं उसकी बात नहीं कर, लेकिन एक वो कि मतलब बाद में जो है जनता किस तरह से इतिहास सारी से देखिए, हाँ बिल्कुल इनके साथ ये होगा, वो ये इसलिए भारत, संजीव जी उसका जिक्र मैंने इसलिए भी किया कि वो बहुत कम समय में बस मुसोलिनी खत्म हुआ, और जो नैरेटिव चेंज करके जिस जनता का माइंडसेट उनको लगा कि चेंज कर दिया था, उसी जनता ने ऐसे अंत किया उनका। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत देखिए क्योंकि ये बहुत डाइवर्स देश है, तो और इसकी सीधे सीधे इटली या उससे तुलना नहीं हो सकती, लेकिन नैरेटिव के स्तर पर तो इतिहास के गर्त में ये जा ही सकते हैं। राजा इनके साथ सीधे वैसा व्यवहार हो या ना हो, लेकिन इतिहास के गर्त में जा सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। जैसे ये कोशिश कर रहे हैं दूसरे, लेकिन जो हेमंत जी कह रहे हैं ना कि ये लड़ने की कोशिश, ये लड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं निश्चित तौर पे, जैसे टाइम जोन में पीछे जाके लड़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये पीछे सच में ये मुगलों का ही दौर होता तो ये क्या कर रहे होते, आप कल्पना करिए। तो ये उनके दरबारी होते, ये उनके एजेंडे लागू कर रहे होते, ये वैसे लोग, उनके जरिए चीजें हो रही। ये वो लोग हैं जो सबसे पहले अंग्रेजी सीखते हैं अंग्रेजों के आने के बाद जी। ये खतरा मोल लेते हुए भी कि उनको क्लर्क का, अभी हाल में निशिकांत दुबे बहुत इसमें आदर्श उदाहरण है। आपकी जानकारी में मैं दे दूं कि जो भारत में जो आधुनिक शिक्षा में 3rd डिवीजन का जो कॉन्सेप्ट आया था, ये इन्हीं लोगों की मांग थी। बिल्कुल, ये वही तमिलनाडु में हाँ, तमिलनाडु के ब्राह्मणों ने मांग की थी और अंग्रेजी की पढ़ाई की, और आज वो मैकाले के खिलाफ सबसे ज्यादा वो उसके उनकी अंग्रेजी शिक्षा पद्धति। तो ये लोग ऐसे लोग हैं, ये होता है। लेकिन ये सच है कि सत्ता पे काबिज होने के बाद सबका गुरुकिल्ली सत्ता है, और स्टेट की सत्ता नहीं, सेंटर की सत्ता, केंद्र की सत्ता पे आप काबिज होंगे, लंबे दौर तक आप रहेंगे, तो बहुत सारी चीजें बदलती हैं, बदलेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो कर रहे हैं वो निश्चित तौर पे अपराध कर रहे हैं। ये जो जज साहब कितने जज साहब, फिर ऐसे ही जज साहब लोग बैठ जाएंगे, ऐसे ही लोग तमाम इंस्टीट्यूशन में, पुलिस में, सेवा, ये IAS और हर इंस्टीट्यूशन में बैठेंगे। ये जिनकी टिप्पणियां ऐसी होंगी जो अभी आपने जिसका जिक्र किया सावरकर वाले मसले पे, राहुल गांधी वाले मसले पर, तो ये चिंता की बात है पूरे देश के लिए भी, खास तौर पर उन बच्चों के अभिभावकों के लिए और भी ज्यादा चिंता का विषय है कि उनके बच्चे क्या पढ़ने जा रहे हैं, और आगे सिर्फ अगर से पढ़ाई और नागरिक निर्माण की भी बात ना हो, करियर की भी बात हो, तो वहां पर भी समस्याएं आएंगी। दुनिया से उनका कदम जो है, जो मुख्य धारा की दुनिया है, उससे कदम आपके ही जो है घर में, आपके अपने जो अगली पीढ़ी है उसका पीछे रह जाएगा, क्योंकि वो नहीं पढ़ रहे होंगे जो समय का, जो अतीत का जो सच है, वो वहां पर पीछे रह जाएंगे। तो ये ज्यादा चिंता एक पूरे देश के लिए है कि आपकी अगली पीढ़ी जो है वो इस तरह से भ्रामक जानकारी के आधार पर जो उनके कंस्ट्रक्ट का हिस्सा बनने जा रहा है। हम कल फिर मिलते हैं किसी और समसामयिक विषय पर चर्चा के साथ। हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, साथ में आउटसाइड पैनलिस्ट का भी उनकी टिप्पणियों के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। हम कल फिर मिलते हैं।